अब हम लोग जो है महाजनपद काल देखें। महाजनपद काल में जो है हम लोग को जो है कई गणराज्य, क्योंकि बताया था कि दो व्यवस्था था। तो जो गणराज्य व्यवस्था था, जो डेमोक्रेटिक जो स्टेट था, उसमें कई जो है हमको राज्य जो है, राज्यों का जो है हम लोग को प्रमाण मिलता है कि कई राज्य जो है उस व्यवस्था में था। जैसे कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाक्य के, कपिलवस्तु के शाक्य एक राज्य ये था, ठीक है। दूसरा अलकप के बुली, कप के बुली, ठीक है, ये आधा ल है। अल कप के बुली, ठीक है, अलकप के बुली, ठीक है। उसके बाद है केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम। उसके बाद है रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, ठीक है। उसके बाद है पावा के मल, क्या लगता है, पावा के मल, पावा के मल। उसके बाद है कुशीनगर के मल, कुशीनगर कुशी नारा होगा, एक मिनट, कुशी नारा के मल, कुशीनारा के मल, ठीक है। केशपुत्र के कलाम हो गया। उसके बाद है एक और है
सुसुर मार पर्वत, सुसुरमार पर्वत, सुसुमार है, सुसुमार, सुसुमार, सुसुमार पर्वत के भग्ग, ये एक साथ लिखना, हाँ एक साथ, सुसुमार पर्वत के भग्ग, ठीक है ना? हाँ, सुसुमार पर्वत है ना। उसके बाद पिपली वन के मोरिये, पिपली वन के मोरिये, पिपली वन के मोरिये। नेक्स्ट मिथिला के विदे, मिथिला के विदे, ठीक है। और वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। इतना जो है उस समय राज्य जो था, इतना सारा राज्य जो है गणतांत्रिक राज्य था, समझ में आया? सब गणतांत्रिक राज्य, लगभग 10 राज्य था उस समय का जो है गणतांत्रिक व्यवस्था उस समय यहाँ पे चल रहा था। छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी था सब में जो है गणतांत्रिक राज्य चल रहा था। हो गया? सुसुमार पर्वत के भग्ग, सुसुमार पर्वत के भग्ग, ठीक है। इतना राज्य था जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था था। क्लियर? लाइन चेंज करो, लिखो। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी 6th सेंचुरी BC, भारत में केवल छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में केवल राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही प्रचलित नहीं थी, बल्कि
उत्तर भारत में कई गणराज्य भी स्थापित थे, बल्कि उत्तर भारत में कई गणराज्य भी स्थापित थे जो निम्नलिखित हैं। पहला, कपिलवस्तु के शाक्य। हाँ, लिखो कपिलवस्तु के शाक्य। उसमें लिखो शाक्यों का राज्य शाक्यों का राज्य हिमालय की तराई में स्थित था। शाक्यों का राज्य हिमालय की तराई में स्थित था। इसमें गोरखपुर का पश्चिमी भाग गोरखपुर का पश्चिमी भाग तथा नेपाल के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसी गणराज्य में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु उस समय शिक्षा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। दूसरा लिखिए, अलल कप्पे के बुली। दूसरा पॉइंट, देखो बुलियों का राज्य तुम लोग को मिल रहा है? इंग्लिश मीडियम वाला नहीं मिलेगा, मिल रहा है? गणराज्य वाला खोजोगे तो नहीं मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, कुछ मिल जाएगा, सब नहीं मिलेगा। खाली उसका इंग्लिश तुम देख लो ना, सब सेम रहेगा, खाली इंग्लिश चेंज, मतलब इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। देखो, बुलियों का राज्य आधुनिक बिहार के भोजपुर और मुजफ्फरनगर के मध्य में स्थित था। मुजफ्फरनगर के मध्य में स्थित था।
मुजफ्फरनगर समझ रहे ना? मुजफ्फरनगर नहीं जानते? रहते हो कि नहीं यहाँ पे जो तुम लोग? हाँ, उस समय नगर बोला जाता था, नगर के रूप में डेवलप था ना, यहाँ मुजफ्फरपुर बोला जाता है उसको। ब्रैकेट में लिख लो मुजफ्फरपुर। किस लिए फेमस है मुजफ्फरपुर? किस लिए? मिठाई के लिए? कौन सा मिठाई? खाजा? पता नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम। मुजफ्फरपुर जो फेमस है वो लीची के लिए है। भारतीय लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर, इसलिए फेमस है। लीची अनुसंधान केंद्र जो है भारत का, तो भारत का लीची अनुसंधान जो केंद्र है वो मुजफ्फरपुर में ही है। और वहाँ पे लीची सबसे ज़्यादा, वहाँ का लीची खाओगे ना, मतलब लीची जो है वहाँ पे जो उत्पादन होता है, मतलब शोध करके उत्पादन होता है ना, तो एक बोलता है एक राजा लीची बोला जाता है, राजा लीची। तो इतना बड़ा बड़ा होगा और उसमें बीज छोटा होता है और मीठा इतना होगा, वो इतना मीठा होगा कि मतलब जो है वो लगेगा चीनी फेल है। तो लोग लीची मुजफ्फरपुर का खोजता है ना? लीची जो है मुजफ्फरपुर का खोजता लोग। तो लीची मुजफ्फरपुर का जो है बहुत फेमस है। तो मुजफ्फरपुर उसी की फेमस है लीची के लिए। सारा बढ़िया लीची तो यहाँ कहाँ मिलता है हम लोग को ना तो बढ़िया एप्पल मिलता है, ना बढ़िया आम मिलता है, ना बढ़िया लीची मिलता है। सारा जो बढ़िया उच्च हाई क्वालिटी का जो होता है ना लीची आम वगैरह, वो सब विदेश भेज दिया जाता है। हम लोग को या तो लो कैटेगरी वाला मिलता है या तो जो बीज का होता है, जो सबसे थोड़ा महंगा आम मिलता है वो बीज वाला होता है, हाई वाला नहीं होता है, उससे भी अच्छा होता है। सारा वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर, समझे? वही आम जो है आपको दुबई में, हमारे यहाँ आम दुबई में मिलेगा लेकिन उसका टेस्ट अलग मिल जाएगा। सही बोल रहे हैं, मतलब हम लोग के यहाँ वो लो क्वालिटी वाला रहता है। सेव देखो वो तो लोग वाले खट्टा मीठा दोनों रहेगा, थोड़ा बढ़िया में जाओगे तो खसखस रहेगा, है ना? हिमाचल का सेव और कश्मीर का जो सेव होता है, जो ओरिजिनल जो हाई क्वालिटी का होता है, उसका बात ही अलग होता है। वो आप वहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन सारा जो अभी तो वही आरोप लगता है ना कि जो अडानी जो सेव का है, तो पूरा अडानी बागान खरीद लिए हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं सारा, विदेश में अच्छा दाम मिलता है उसका। यहाँ पे बेचे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे तो चूँकि कोस्ट को जो है आपको ये करके रखना है ना, सरकार का प्रेशर होता है, वहाँ पर जाएगा डॉलर में बेचता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है। और सरकार भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है तो डॉलर आता है, समझ में? तो इसलिए फेमस है ये जो है। तो इसीलिए जो बुलियों का जो राज था वो भोजपुर मतलब जो है आज के डेट में अगर जाएंगे आप, रोहतास नगर नाम सुने होंगे, सासाराम के आगे में जो है रोहतास नगर है। हाँ, रोहतासगढ़ वो राजा का भी था। रोहतास अभी रोहतास नगर बोला जाता है। अभी वो जो अभी सांसदीय क्षेत्र जो काराकाट आता है, जहाँ से पवन सिंह खड़ा हुआ था, वो भोजपुर का ही इलाका था, है ना? तो वो इलाका और मुजफ्फरपुर के जो है बीच का जो पूरा क्षेत्र था वो बुलियों का राज था, है ना? जो गणतांत्रिक राज्य उसको माना जाता था। तीसरा लिखिए, केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम देखिए, इनका संबंध संभवतः शतपथ ब्राह्मण में वर्णित
शतपथ ब्राह्मण में वर्णित पांचाल के शतपथ ब्राह्मण में वर्णित पांचाल के शिवों से, पांचाल के शिवों से किया जाता है। महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम, महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी कुल के थे, इसी कुल के थे। अलार कलाम, अलार्म नहीं, अलार्म, अलार्म नहीं, अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम, ये सब तो पीटी फैक्ट है, ये सब पढ़े नहीं हैं। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार्म कलाम, ये सब तो इजी सी चीज़ था। सिंपल है। लुसेंटो पढ़ लेते तो सब नाम याद हो जाता है, लुसेंट में दिया हुआ है। हम सब बेसिक के लिए लुसेंट ही पढ़ लोगे तो बेसिक हो जाएगा, एसएससी वगैरह तो निकल ही जाएगा। लेकिन ये है कि लुसेंट वगैरह फैक्चुअल रटना पड़ेगा, बिना रटे नहीं याद होगा है? नहीं, वो भी एक उपाय है, रट्टा मारना। समझना है, फैक्चुअल फैक्ट को रटना भी पड़ेगा। लेकिन लुसेंट पढ़ने के बाद रट लेंगे तो वो बहुत बड़ी बहादुरी वाला चीज़ है। रटता है लोग, पटना इलाहाबाद का लड़का लोग पेज नंबर तक रट लेता है, तो आप इतना बोल रहे हैं। पूछिए अलार कलाम के बारे में बोला कर, जाओ पेज नंबर देखो, तीसरा लाइन में अलार कलाम दिया हुआ बुद्ध के जो है गुरु के रूप में, इतना याद है उन लोगों को। साल भर रटते रहता लुसेंट हम लोग बैठे, ऐसे थोड़े निकाल लेता है। आप लोग देखे कहाँ हैं लड़का, आप लोग में तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है। सही बोल रहे हैं आप लोग। कभी पटना उठना जाइएगा ना, पढ़ाई क्या होता है वहाँ जाकर देख लीजिए। पढ़ता है लड़का लोग, मतलब बोलते हैं ना कि जीने मरण का जो ना विषय बना लेता है सिलेक्शन, इसलिए उन लोग मेहनत करता है ना। कहीं पर देखिएगा पेपर लीक चाहे कुछ भी अगर होता है ना, पटना में सबसे ज़्यादा विरोध होता है। क्यों? वहाँ पर लोग ना इमोशनल पढ़ाई करता है। वहाँ पर जाकर देखिएगा ना, मतलब जो पढ़ाई करता है, खाने का फुर्सत उनके पास नहीं है पढ़ने के अलावा, खाना भी भूल जाता है पढ़ने के बाद। इतना उन लोग को जज्बा होता, हम देखें यहाँ तो देखते हैं फ्लक्चुएट होते रहता है क्लास ना। अब पटना में भी क्लास लिए हैं आस्था में, आस्था यस में। वहाँ पर लड़का लोग ना एक दिन क्लास अब्सेंट नहीं करता है, एक दिन नहीं। उसको लगता है एक दिन छोड़ देंगे ना तो कितना फैक्ट मेरा निकल जाएगा। बैठने के लिए मार करता है, नहीं सीट नहीं मिलता, उधर कोना में बैठ जाएगा, सब जमीन पे कोना में बैठ जाता है। हम देखें सीट फुल है फिर भी आके बैठ गया है, नहीं सर हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पढ़ लेंगे सर, उधर कोना में खड़ा हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे सर। ऐसा पढ़ता है, इतना जज्बा उन लोगों में, तो रिजल्ट भी आता है उन लोग का। अब जाओ तो रेलवे में, एसएससी में सब बिहारी घुस जाता है। इतना वो लोग मेहनत है, और एक एक चीज़ को इतना रट लेता है कि रूम अगर कभी घुस जाओ ना, छोटा सा रूम पूरा भरा हुआ फैक्ट, रूम में कोई भगवान का तस्वीर नहीं, खाली फैक्ट का तस्वीर है चारों तरफ। जहाँ खाना बना रहा वहाँ भी सब चिपका दिया है, खाना बना रहा हो तो याद कर रहा है। इस तरह का याद, इस तरह का जुनून उन लोग अंदर में बहुत। हम देखें गजब पढ़ता हूँ लोग, मतलब खाना वो भले 2 रोटी कम खा लेगा लेकिन पढ़ाई में वो कटौती नहीं करता है। झारखंड में हमको यही दिक्कत नजर आता है, बच्चों लोग में वो जज्बा भी नहीं है।
मतलब वो आ ही नहीं पाता, क्यों नहीं, कितना भी जगह दो, 2 दिन तक रहता है, तीसरा दिन से फिर निकल जाता है। उस तरह का कोई जुनूनी हमको आज तक यहाँ पर दिखा ही नहीं है। 1-2 लड़का मिला है वैसा, है ना, लेकिन मतलब एक बोलता ना कि बहुसंख्यक टाइप का, उस टाइप का नहीं नजर आता है, इसलिए माहौल नहीं बन पाता है यहाँ पर। यहाँ पर बोलता ना कि मतलब एजुकेशन हब टाइप का बन ही नहीं पाता है कि मतलब चाय की दुकान में खड़े हो तो 4 गो फैक्ट से बात करें, उस टाइप का। दिल्ली में मिलेगा, पटना मिले, पटना में चल जाओ तो चाय पी रहा, फैक्ट भी पूछ रहा है, अच्छा इसका फैक्ट, इसका क्या होगा बताओ, इसका पिताजी कौन थे, अच्छा जीडीपी कितना है, क्या क्या जीडीपी में शामिल है। अब उसी में चर्चा कर रहा हूँ वो चाय पीते पीते ही। मतलब वो चाय दुकान में खड़ा तो तुम बोर हो जाओगे, अरे यार इन लोग क्या बकते रहता है, सब 4-5 लड़का गोल घेरा बना लिया, चाय पी रहा और फैक्ट एक दूसरे को बता रहा है। उस तरह का हावी नहीं बन रहा है रांची। रांची बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो ये है, पटना उटना हब बन गया। इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में जाएंगे वहाँ मिलेगा, सुबह चाय दुकान में पहुँच जाइए तो आपको उसी तरह का मिलेगा। विदेश नीति पर चर्चा होगा, कूटनीति पर चर्चा होगा, हिस्ट्री पर चर्चा होगा, ज्योग्राफी में चर्चा होगा, यही चर्चा होता है। और रांची में चर्चा क्या होता है, लड़की पर चर्चा होता है। हाँ वो जो फैक्ट है यही चर्चा होता है। कभी चले जाओ न्यूक्लियस मॉल से जेल रोड वाला पूरा में, कभी खड़ा हो जाओ तो यही सुनने में मिलेगा। 10 लड़की जो है सिगरेट पीती है, 10 लड़की जो है वाइन पीती है, ये करती है, यही सब चलता है। और वो हब है, खाली एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट वहाँ पे है सब बच्चा लोग, लड़का लोग ही है। उधर सुमन कॉलेज का जो है सब गढ़ है, लेकिन फिर भी जो है चर्चा आलतू फालतू चलेगा। क्या करोगे, गढ़ नहीं हो पाया है, उस तक नहीं आ पाया है। चलो नेक्स्ट, रामग्राम के कोलिए। रामग्राम के कोलिए देखिए, ये शाक्यों के पड़ोसी थे। पड़ोसी थे। इनका राज्य रोहिणी नदी के दूसरी पार स्थित था। हाँ, दूसरी पार स्थित था। नदी के पानी के लिए उनके तथा शाक्यों के बीच नदी के पानी के लिए उनके तथा शाक्यों के बीच झगड़े चलते रहते थे। समझ में आया? मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया? शाक्यों का क्षेत्र कौन सा था? नेपाल की तराई वाला क्षेत्र, तराई और जो गोरखपुर वाला क्षेत्र था, तो वहीं पे जो है इनका भी क्षेत्र था। रोहिणी नदी के जो है उस पार जो है शाक्यों का था, इस पार जो है इनका था, रामग्राम के कोलिये का। हाँ, नेक्स्ट, सुसुमार पर्वत के भग्य। ये बोला सुसुमार पर्वत के भग्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में
ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण में भारगायन, ऐत्रेय ब्राह्मण में भारगायन नामक राजा का उल्लेख आता है। भारगायन नामक राजा का उल्लेख आता है। माना जाता है कि इन्हीं राजा के नाम पर इन्हीं राजा के नाम पर राज्य का नाम रखा गया। इनके राज्य का उल्लेख इनके राज्य का उल्लेख इनके राज्यों क्या लिखे, इनके राज्यों का उल्लेख हिमालय के क्षेत्र में की जाती है, हिमालय के क्षेत्र से की जाती है। इनके राज्यों का उल्लेख हिमालय के क्षेत्र से की जाती है। नेक्स्ट, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल देखो, यह मल्लों की दूसरी शाखा थी। यह मल्लों की दूसरी शाखा थी। आधुनिक यूपी के कसिया ही कुशीनारा के नाम से विख्यात था। कुशीनारा के नाम से विख्यात था। कुशीनारा के नाम से विख्यात था। जहाँ उनकी राजधानी थी। अभी हमको लगा कसिया जो है वो कुशीनगर के में आता है, कुशीनगर में। अब नाम उसका कुशीनगर रखा गया है, लेकिन कुशीनगर तो अभी बहुत बड़ा वाला क्षेत्र था, है ना। तो उस समय जो था कसिया जो क्षेत्र था वही राजधानी के रूप में जो है डेवलप किया गया था। ठीक है। कसिया ही कुशीनगर बोला जाता था। आज जो है कसिया बोला जाता है उस क्षेत्र को। वो कुशीनारा था पहले उसका नाम। लिखायत है। नेक्स्ट लिखो, पिपली वन के मौर्य।
देखो, मौर्यों की राजधानी पिपली वन थी। जो संभवतः कुशीनारा से 50 मील पश्चिम में स्थित थी। पचास मील पश्चिम में स्थित थी। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को इसी कुल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को इसी कुल से जोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट, मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह कि इसकी राजधानी मिथिला थी। इसकी राजधानी मिथिला थी। इसकी राजधानी मिथिला थी, हाँ, विदेह का। मिथिला सांस्कृतिक एवं व्यापारिक महत्व। मिथिला सांस्कृतिक एवं व्यापारिक महत्व का नगर था। वर्तमान में बिहार के दरभंगा वाले क्षेत्र में यह राज्य स्थित था। समझ में? मिथिला वाला क्षेत्र समझ ना, जहाँ मैथिली भाषा भी बोला जाता है। दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, और भी एक दो गो है डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? बहुत मीठा भाषा बोला जाता है। हाँ, आप बहुत मीठा लगेगा सुनने में। अब मतलब इतना लड़ाई भी इतना प्यार से होता है ना, ये मतलब लगेगा लड़ाई नहीं हो रहा, प्यार से एक दूसरे को कटाक्ष किया जा रहा है। हम सुनते हैं, ऐसे मान लीजिए कभी कोई बोल देगा अहाँ के की नाम छे बोलेगा, अहाँ के किए नाम छे, मतलब आपका क्या नाम छे, अहाँ के घर कहाँ छे। एक दो दोस्त है तो हमको कुछ भाषा आता है उसका। एक दोस्त था, अभी तो इसमें है, क्या बोलते हैं, मुंबई में भी चला गया है ना। तो वो जो है डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर है, IAS से गया है ना। तो हमारा बैचमेट ही है। तभी जो है मुंबई में जो है डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर है, कुमार निशांत नाम है ना।
तो उधर का ही है ना, समस्तीपुर का। तो साथ में था, तो कभी कभी घर में बात करता था, सुनते थे, तो बोलता भी था। पहले उसको समस्तीपुर भी मिला था उसको, समस्तीपुर से फिर जो है अंबिकापुर चला गया, फिर अंबिकापुर से बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर मुंबई में भी उसका ट्रांसफ़र हुआ है। ऑल इंडिया सर्विस से तो कहीं भी चला जाता है ना, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। नेक्स्ट, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। लिच्छवी क्षत्रिय थे, लिच्छवी क्षत्रिय थे। जिनकी राजधानी वैशाली थी। जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। वैशाली एक सुंदर नगर के रूप में विख्यात था। सुंदर नगर के रूप में विख्यात था। इसी नगर में, तो ऐसे लिखिए, नगर नहीं, इसी गणराज्य में महावीर का जन्म हुआ था। इसी गणराज्य में महावीर का जन्म हुआ था। और लास्ट लिखिए पावा के मल्ल, पावा के मल्ल। पावा के मल्ल क्षत्रिय थे। पावा के मल्ल क्षत्रिय थे। यह मल्लों की पहली शाखा थी। यह मल्लों की पहली शाखा थी। यह भी आधुनिक यूपी में, यह भी आधुनिक यूपी में स्थित था। आधुनिक यूपी में स्थित था। ठीक है, तो ये जितना राज्य था उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया। जब भी गणराज्य व्यवस्था बताएगा तो एग्जाम्पल को के लिए जो है आप राज्यों का जो है इंडिकेट कर सकते हैं कि चूँकि
उस समय जो है 600 BC में जो है जो महाजनपद काल में जो राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है, उन राज्यों में जो है 2 तरीके का जो है शासन व्यवस्था स्थापित था। एक तो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था, जहाँ पे राजा के द्वारा ही जो है नियुक्त किया जाता था राजा को, और दूसरी तरफ जो है गणतांत्रिक व्यवस्था था, डेमोक्रेटिक व्यवस्था था। प्लस तक पूरा विश्व का पहला डेमोक्रेटिक जो है जो शासन व्यवस्था था वो भारत में था, पूरा विश्व का। इससे पहले डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था कहाँ था? कहीं नहीं था। भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ और जो शासन व्यवस्था का विकास हुआ, इसके इक्विवेलेंट में तो कहीं आता ही नहीं है। जो अपने आप को सबसे जो है सबसे मजबूत डेमोक्रेटिक राष्ट्र के रूप में जो पेश करता है अमेरिका, अमेरिका का भी जन्म भी तो जो है आधुनिक भारत में हुआ है। और सबसे पुराना जो संस्था के रूप में जो है ब्रिटेन अपने आप को लेके चलता है, जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था हुआ स्थापित हुआ। वो भी गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं बोलो बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था शामिल हुआ। वो भी कब हुआ? आधुनिक भारत में। वो भी आधुनिक भारत में हुआ। पहले तो राजा ही था, राजा की शासन चल रहा था, फिर धीरे धीरे उसमें शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था को शामिल किया गया। देखिए राजा रहा, राजतांत्रिक व्यवस्था तो वहाँ भी था, महारानी का शासन जो है हमेशा रहा है, आज भी है, आज भी अध्यक्ष वही होती है। इसलिए उसको गणराज्य हम नहीं बोलते हैं, रिपब्लिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका जो अध्यक्ष चुन के नहीं आ रहा है। लेकिन जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जो है आपका एक तरीके का जो है संसद की जो है व्यवस्था बनाया गया है ना। इसको बोलते हैं ना विधायिका की व्यवस्था है, और उसका हेड जो है प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रमुख रूप से वास्तविक रूप से वही राज्य को जो है चलाते हैं। और इंडिकेटेड रूप से जो है जो वहाँ का महारानी है वो हेड है। वो भी आधुनिक भारत है। मध्यकालीन में तो वहाँ भी अंधकार था। हम लोग बोलते हैं ना कि विश्व में अगर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के इतिहास, तो मध्यकाल में वहाँ भी अंधकार था। वहाँ भी जो है सामंतवाद खूब था। सामंत भी एक तरह से राजा ही होते थे, लेकिन चूंकि वो राजा के स्वरूप में नहीं होते थे, लेकिन वो राजा की तरह ही होते थे। भारत में भी सामंतवाद हुआ था राजपूतों के काल के बाद, लेकिन जो है सामंतवादी व्यवस्था था, जिनको एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया जाता था, और वो जो है किसानों का जो है शोषण करते थे, टैक्स वसूलते थे, और अपना जो है जमींदार टाइप के थे, है ना। तो शोषण आधारित व्यवस्था था। बाद में जब पुनर्जागरण हुआ तब जाके वहाँ के लोगों ने जो आंदोलन करना स्टार्ट किया, और फिर जाकर नए राज्यों का जो है उद्भव हुआ। लेकिन सबसे पुरानी व्यवस्था तो हमारे यहाँ ही थे। हमारे यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था भी थी, गणतांत्रिक व्यवस्था भी थी। उसमें भी अगर हम वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य और वज्जी संघ देख लें तो बहुत बड़ा राज्य था। लक्ष्मी कई राज्यों, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर संघ था, जिसका राजधानी वैशाली था। अब वैशाली पर जो राज्य कर रहे थे वो वज्जी संघ था, लक्ष्मी थे। वज्जियों का कई संघ था, कई राज्यों को मिला के था, मतलब छोटे छोटे स्टेट को मिला के यूनियन, और यूनियन का हेड जो है कोई चुना जाता था। तो गणतांत्रिक व्यवस्था था, सबसे पुराना व्यवस्था हमारे यहाँ था। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जो गणतांत्रिक व्यवस्था था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और राजतंत्रीय व्यवस्था में डेवलप हो गया। और राजतंत्रीय व्यवस्था में डेवलप को उसने किया मौर्यों ने। इन सब जो है गणतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मगध राज्य का जो है मौर्यों का नहीं पहले ही हो गया था। मगध साम्राज्य का जो उदय होता है, और मगध साम्राज्य के उदय के बाद जो है जब अजातशत्रु टाइप का जो राजा आता है, जो क्या करता है कि विभिन्न जो है वैशाली संघ को कुछ तो जो है रिलेशन से मिला लिया जाता है, और कुछ पे आक्रमण करके मिला लिया जाता है, सब समाप्त कर दिया जाता है। अजातशत्रु तो बहुत खतरनाक राजा था ना मगध सम्राट का, उसको प्रेतहंता भी बोला जाता है। अपने पिता का हत्या कर दिया था, प्रेतहंता भी उसको बोला जाता है। अपने पिता के हत्या करके राजा बना था, समझ में। और जो है बहुत शक्तिशाली राजा था। अब मगध का खूब विस्तार किया। जो आप लोग बाहुबली में देखे हैं, रथ जो देखे हैं, रथ जो देखे ना, वो चक्र घुमाते हुए काटते हुए जाता है, उस रथ का उसको बोलते हैं रथ कंटा।
वो मिलता है कहाँ पे? अजातशत्रु का। अजातशत्रु के पास वैसा रथ था। बोला तो उसने रथ जो है ऐसा बनाया था कि जो है वो भीड़ को काटते हुए निकलता था। तो बहुत खतरनाक टाइप का था और बहुत फैलाया भी था उसने राज्य को, कहीं कूटनीतिक माध्यम से, कहीं लड़ाई के माध्यम से। ठीक है। तो गणराज्य व्यवस्था जो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब मौर्य शासन जब आया तो पूरा का पूरा गणराज्य व्यवस्था ही समाप्त हो गया और राजतंत्री व्यवस्था आ गया। और मौर्यों के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बनता है, और उसके बाद उसका बेटा बनता है, उसके बाद उसका बेटा बनता है। तो जब बेटा बनने लगे तो राजतंत्री व्यवस्था हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपका गणतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो गणराज्य व्यवस्था था, वो राज्यों का जो है हम जिक्र कर दिए। ठीक है। अब हेडिंग लिखो गणराज्यों की शासन प्रणाली। अब इसमें शासन प्रणाली क्या होता था, यही आप लोग को जो है इसके बॉडी पार्ट में लिखना होगा। हेडिंग लिखो गणराज्यों की शासन प्रणाली। पहला पॉइंट लिखो गणराज्यों की शासन व्यवस्था। गणराज्यों की शासन व्यवस्था की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है। यद्यपि बौद्ध साहित्य में केवल कपिल वस्तु के शाक्यों और वज्जी संघ, कपिल वस्तु के शाक्यों और वज्जी संघ, हाँ वज्जी संघ सिलेबस में तो दिया हुआ है। वज्जी संघ सिलेबस में देख लेते तो याद रखना। वज्जी संघ के विषय में जानकारी मिलती है। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी के आधार, जहाँ से लिखे थे ना उसके पहले लेकिन लिख लीजिएगा। लेकिन इसी के आधार पर जानकारी मिलती है, लेकिन इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य गणराज्यों की शासन प्रणाली भी लगभग वही रही होगी। अन्य गणराज्यों की शासन प्रणाली भी लगभग वही रही होगी। देखो हम लोग को जो गणराज्यों के शासन व्यवस्था को जो जानकारी प्राप्त होता है वो जो है वो कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में।
कि उनका शासन प्रणाली कैसा था। मतलब उनके शासन प्रणाली के आधार पर ही हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं ना, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो है उनका शासन प्रणाली गणतांत्रिक व्यवस्था था। तो शासन प्रणाली के बारे में जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है हमको जानकारी प्राप्त होता है, जो स्रोत है यही है। और बौद्ध ग्रंथों में जो है दो जो गणराज्य थे, है ना, एक तो शाक्य गणराज्य जो था, शाक्य जो कपिलवस्तु के थे, और दूसरा जो था वज्जी जो संघ था। इन्हीं का जो है शासन प्रणाली मिलता है कि वहाँ पे किस प्रकार का शासन प्रणाली था। इसी आधार पर जो है ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब एक क्षेत्रों में जब इतना बड़ा सा संघ था, वहाँ पे जब इस तरह का शासन प्रणाली था, तो अन्य जो भी गणराज्य राज्य होंगे वहाँ भी इसी तरीके का शासन प्रणाली होगा। मतलब जो भी शासन प्रणाली जो इनका दिया हुआ है, यही शासन प्रणाली अन्य राज्यों का भी माना जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा में आते हैं कि शासन प्रणाली था कैसा। हमको अब इसी विशेषता पर करना है कि जो है जो गणराज्य उस समय के थे, चाहे वो कोई भी गणराज्य हो, अगर किसी भी गणराज्य के बारे में पूछेगा तो यही विशेषता बताएगा। समझ में आया? चाहे वज्जी संघ के बारे में पूछे, चाहे वृक्षवी के बारे में पूछे, या अन्य कोई गणराज्य के बारे में पूछे, तो शासन प्रणाली हम लोग इसी के बारे में बताएंगे और ये बता देंगे। पहला पॉइंट कि जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है दो संघों का जो है शासन प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाती है, और इसी के आधार पर माना जा सकता है, इतिहासकारों ने माना कि जो है अन्य गणराज्यों में भी शासन प्रणाली का यही आधार होगा। अब फिर उसके बाद शासन प्रणाली बताते चल जाएंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, गणराज्यों का एक प्रधान होता था, जो राजा कहलाता था। जो राजा कहलाता था वह संभवतः 10 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता था। दस वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती थी। वह परिषद के निर्णय के अनुसार, काउंसिल के निर्णय के अनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से गण का शासन, पदाधिकारियों की सहायता से गण मतलब गणराज्य, गण का शासन चलाता था। राज्य की सर्वोच्च सत्ता